अगर आप भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके इंग्लिश का एग्जाम बहुत करीब है और आप परेशान हैं इंग्लिश एमसीक्यूज के हवाले से, ये वीडियो आपकी इस परेशानी को ख़त्म कर सकती है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपने पास्ट एमसीक्यूज को जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं एंड माइट भी पॉसिबल कि इस दफ़ा भी आपको एग्जाम के अंदर आ जाए। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश के जो पास्ट पेपर हैं उसको कवर करते हुए हम लोग इंग्लिश के जो एमसीक्यूज के जो रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इस वीडियो का बेसिकली पर्पस ये है कि जो बच्चों की कंफ्यूजन है एमसीक्यूज के रिलेटेड इसको खत्म किया जा सके, ताकि बच्चे इजीली इन रूल्स को अंडरस्टैंड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर इजीली अपने एग्जाम के अंदर अच्छे स्कोर हासिल कर सके और उनकी इन कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे एंड इसके अंदर मैंने जो पिछले 6 ईयर्स के जो तमाम पास पेपर्स हैं उनको छान कर और यहाँ से एमसीक्यूज कलेक्ट किए हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और इसका मकसद ये नहीं कि आपको ये जो है एमसीक्यूज रटाए जाएं, बल्कि इसका मकसद ये है कि इसके रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो रूल्स हैं, वो आपके माइंड में बिठा दिए जाएं, वो आपके क्लियर कर दिए जाएं, ताकि इसके रिलेटेड अगर कोई और एमसीक्यूज आपको पूछा जाए तो आप लोग इजी तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर है हमारे पास अपना एमसीक्यूज नंबर 1, उसको देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं करेक्ट सेंटेंसेस, क्योंकि करेक्ट सेंटेंसेस में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर जो है वो अक्सर पूछा जाता है जो हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं या जो हमारे टेंसेस होते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करवाई जाएगी, जिससे आप लोग जो है ये करेक्ट सेंटेंसेस वाले जो एमसीक्यूज होते हैं उनको आप लोग इस वीडियो को कवर करने के बाद इजीली जो है वो अपने पेपर के अंदर जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारा पहला एमसीक्यूज, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। अब यहाँ पे हमें जो है इसका करेक्ट फॉर्म जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारा होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लेस्ट वर्ड, जहाँ पर भी हमारे पास लेस्ट वर्ड आ जाता है तो उसका पर्पज़ ये होता है कि लेस्ट का आप लोगों ने रूल ये याद रखना है। लेस्ट का जो लफ्जी मीनिंग होता है ना वो ये होता है कि ऐसा ना हो के, यानी कि सख्त मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब ये जो वर्क हार्ड है ये वो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अभी प्रेजेंट में होते हुए तुम वर्क हार्ड करो, ऐसा ना हो कि तुम फ्यूचर में फेल हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने लेस्ट का ये रूल याद रखना है कि जहाँ पर भी लेस्ट आ जाए वहाँ पर लेस्ट के बाद आप लोगों ने फ़ौरन शुड लगाना है, ना कि विल में कैन वगैरह ये नहीं लगाना, क्योंकि अगले हिस्से में फ्यूचर की बात हो रही है कि अभी तुम वर्क हार्ड हो करो, ऐसा ना हो कि तुम जो है वो फ्यूचर में फेल हो जाओ। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने लेस्ट का ये रूल अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है कि लेस्ट के फ़ौरन बाद आप लोगों ने शुड के ऊपर क्लिक करना है, ना कि विल में एंड कैन। ओके, तो ये आप लोगों ने अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है कि लेस्ट के फ़ौरन बाद शुड का एडिशन करना है। तो आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है एमसीक्यूज नंबर 2, वो है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बेसिकली पर्पस ये है कि आप लोगों ने कैटल के बाद इज लगाना है, कैटल के बाद आर लगाना है, या कैटल के बाद फिर हैज बीन लगाना है, क्योंकि बाकी हमारे पास फुल सेंटेंस सेम है। देखिए, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो बेसिक हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि इज लगाना है या आर लगाना है या हैज बीन लगाना है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हमें पूछी जाए जो कि ग्रुप ऑफ पीपल हो, ग्रुप ऑफ एनिमल हो, या कुछ भी हमें पूछा जाए जो कि ग्रुप की शेप में हो, तो आपने उसके साथ कभी भी आर नहीं लगाना, प्लूरल आपने उसको नहीं समझना, बल्कि आपने उसको एज अ सिंगुलर समझते हुए अच्छा, जहाँ पर आप लोगों को ग्रुप ऑफ पीपल पूछा जा रहा हो, ग्रुप ऑफ एनिमल पूछा जा रहा हो, तो आपने कभी भी उसके साथ इज एम का एडिशन नहीं करना, बल्कि आपने उसके साथ जो है प्लूरल उसको समझते हुए उसके साथ प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है उसका एडिशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे उसने बोला है कैटल, तो कैटल जो है वो मवेशियों का एक जो हर्ड होता है, जो एक झुंड होता है, उसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, एंड इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने कैटल के साथ जो है वो आर का एडिशन करना है, ना कि आप लोगों ने इज का एडिशन करना है। ओके, तो यहाँ पर कैटल के साथ आर आएगा। अब जरूरी नहीं कि आपको कैटल के हवाले से ही पूछा जाए, आपको पूछा जा सकता है जो है आपको कह सकता है पुलिस, आपको मतलब यहाँ पे कह सकता है पुलिस का वर्ड दे सकता है, एंड यहाँ पर आप लोगों को जूरी, यानी जो जजों का जो ग्रुप होता है उसको जूरी बोल रहे होते हैं, एंड इसी तरह जो हमारे क्लासमेट का ग्रुप होता है वो, तो मतलब जो भी ग्रुप आपको दिया जाए आप लोगों ने उसके साथ इज नहीं लिखना, क्योंकि ग्रुप लगने को तो हमें सिंगुलर लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, यानी ज़्यादा लोग होते हैं, इस वजह से ये प्लूरल हो जाता है, तो इसलिए हम इसके साथ जो है वो आर के एडिशन करेंगे। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि क्या है कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है,
एंड इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 3, वो क्या है, ही इज सीनियर दैन मी या ही इज सीनियर फ्रॉम मी या ही इज, मतलब इसके अंदर से हमें जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को रूल बताती चलूँ कि आमतौर पर क्या होता है कि हम कंपैरिजन करने के लिए जो है वो दैन का वर्ड बेसिकली यूज़ करते हैं। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दैन के ऊपर क्लिक कराते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि जहाँ पर आप लोगों को ये आ जाए कि ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी या ही इज़ सुपीरियर टू मी या ही इज़ इंफीरियर, मतलब जहाँ पर आप लोगों को कंपैरिजन देखने को मिले तो वहाँ पर आप लोगों ने दैन नहीं लगाना। हम कहते तो यही हैं कि कंपैरिजन में जो है वो दैन लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर दैन नहीं लगेगा, यहाँ पर जो है वो आप लोग टू का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये यहाँ पर रूल के अंदर ऐड कर लेना। जैसे मैंने अभी आपको 4 वर्ड बताया, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, इसके अलावा सीनियर है, जूनियर है, तो जो भी है आप लोगों ने उसके साथ दैन नहीं लगाना, बल्कि आप लोगों ने टू का एडिशन करना है। सो इस हवाले से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। आप लोगों ने इसके फौरन बाद टू का एडिशन करना है, जो भी आप लोगों को यहाँ पर कंपैरिजन पूछा जा रहा हो, ही इज सीनियर टू मी, ओके। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 4 दैट इज द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यानी आपने इन चारों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। अब एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती चलती हूँ कि ये जो जितने भी हमारे पास मेटल्स के नाम होते हैं, जितने भी दातें होती हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, इसके अलावा आयरन आ जाता है, हमारे पास कॉपर है, स्टील है, तो जितने भी ये हमारे पास होते हैं ना मेटल्स, तो इंग्लिश का एक यहाँ पर रूल है कि जब भी आप लोग किसी भी मेटल का नाम लिखें ना, तो उसको आप लोगों ने क्या करना है कि बिल्कुल एक कॉमन सी चीज़ को कॉमन से जो मानों में इस्तेमाल करना है। मतलब क्या कि किसी चीज़ की जो खास बात है उसको हम प्रॉपर नाउन बोल रहे होते हैं, जब खास बात हो रही होती है तो उसके साथ जो है वो हम लोग दा का एडिशन करते हैं। लेकिन इंग्लिश का ये रूल है कि अगर किसी मेटल की बात हो रही है ना, तो आपने उसके साथ दा नहीं लगाना, बल्कि उसको जो है वो दा को ऐसा होता है ना कि जब हम किसी की स्पेशली बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो है वो दा लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी, जैसे मैंने भी आपको बताया, मेटल के नाम, अगर कोई भी मेटल का नाम आता है तो आपने उसके साथ दा नहीं लगाना, ठीक है। दा उसके साथ आप ऐड नहीं करेंगे। लगने को तो ऐसा है कि जो गोल्ड है वो बहुत प्रीशियस थिंग है, यानी ये एक जो है वो स्पेशल थिंग है और इसके साथ दा आना चाहिए, लेकिन दा इसके साथ नहीं आएगा। तो आप लोगों ने दा इसके साथ यूज़ नहीं करना। अगर दा करेंगे तो जो है हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, गोल्ड इज अ प्रीशियस थिंग, ठीक है। गोल्ड इज दा भी नहीं आएगा एंड गोल्ड इज आ आएगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए में एंड डी में तो स्टार्ट पे ही दा आ गया। सो यहाँ सेंटर के अंदर, सेंटर में भी नहीं आएगा। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज बी ऑप्शन, कि गोल्ड इज आ प्रीशियस थिंग, ठीक है। गोल्ड इज आ प्रीशियस थिंग, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 5 दैट इज द वेज ऑफ सिन आर डेथ, यानी कहता है कि इन 4 में से आपने कोई एक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि वेज कहता है कि जो वेज होता है ना, वो बोल रहे होते हैं उजरत को, या बोल रहे होते हैं जो आपको, मतलब आपकी जो सैलरी मिलती है या इस तरह से। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है आपको कि द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिन आर, ये एक बाइबल की एक आप कह लें कि फेमस एक वर्स है या आयत है। तो यहाँ पर जो है वो वेजेस के साथ इज नहीं आएगा, क्योंकि वेजेस जो हैं ये प्लूरल हैं एंड प्लूरल के साथ इज नहीं आएगा। सो प्लूरल के साथ जो है हम लोग यहाँ पर आर का एडिशन करेंगे, और वेज अकेला नहीं होता, वेजेस होता है। तो इसके आखिर में जो है वो आप लोगों ने एस वाला फिक्रा ढूंढना है। अब ये तो क्रॉस हो गया क्योंकि ये सिर्फ वेज आ रहा है, वेज तो वर्ड ही नहीं होता, यानी वेजेस वाला हमने ढूंढना है। तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए। अब ईएस वाला वर्ड तो हमने देख लिया, तो अब इससे अगले वाला देखना है कि इज आ रहा है या आर आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वेजेस जो हैं वो आर होते हैं, वेजेस इज नहीं होता। तो इस वजह से हमारा जो है वो क्या होगा, अब ये जो है हमारे पास वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब ये जो है ये बाइबल की एक आप कह सकते हैं कि फेमस एक वर्स है। तो इसलिए वेजेस के साथ जो है वो इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि एक फेमस वर्स है जिसके अंदर यही लिखा हुआ है कि द वेजेस ऑफ सिन आर, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिन आर नहीं, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है। तो इसलिए वेजेस के फौरन बाद इज आएगा, ना कि आर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना है कि वेजेस के साथ जो है वो आप लोगों ने एस या आई एस लगने के बावजूद भी उसको जो है उसके साथ आई एस का यानी कि इज लगाना है, आर नहीं लगाना, ठीक है। इसके और इसी तरह जो हमारे पास होता है ना, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स है, तो ये भी एक्स एस लगने के बावजूद, जैसे कि है ना फिजिक्स एस पे लास्ट पे एस है, तो इस तरह लग रहा होता है जैसे ये प्लूरल होगा, लेकिन फिजिक्स के साथ आप लोग इज लगाएंगे क्योंकि इट इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। इसी तरह मैथमेटिक्स है तो वो भी सिंगुलर होगा। तो वेजेस जो है दिखने में हमें इस तरह लग रहा है कि जैसे ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है एंड ये एक आप कह सकते हैं फेमस एक वर्स भी है बाइबल की। तो इसलिए आप लोगों ने इसके साथ इज ही लगाना
है, आर का यूज़ आप लोगों ने नहीं करना, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 दैट इज हीज हेयर्स आर ब्लैक। अब इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो इसलिए हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो अब हेयर का अगर वर्ड देखा जाए ना, हेयर, अब हेयर देखने को इस तरह लगता है कि पूरे सर के बालों की बात कर रही हैं, यानी पूरे सर के बाल अब ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो इसलिए आर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। जब आप कलेक्टिवली बालों की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे सारे सर के बाल जो हैं वो ब्लैक हैं, ये वाइट हैं, तो फिर आप लोगों ने इज यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं ना कि जो है मेरे 3 बाल सफ़ेद हो गए या मेरे 4 बाल सफ़ेद हो गए, तो फिर आप लोग यहाँ पर आर लगाएंगे, ठीक है। कहेंगे ना हीज 4 हेयर्स आर ब्लैक, यानी उसके जो पूरे सर में से जो उसके 4 बाल हैं ना वो ब्लैक हैं, बाकी या वाइट हो गए हैं, या सारे बालों में से उसके जो 4 बाल हैं वो वाइट हो चुके हैं। तो मतलब जब आप किसी स्पेसिफिक बालों की बात कर रहे होंगे ना, तो आप यहाँ पर आर आएगा, लेकिन अगर आप कलेक्टिवली बात कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर हेयर के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। ओके, ये बात आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है ही हैज अराइव्ड हियर यस्टरडे, ठीक है, कहता है कि वो कल यहाँ आया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। यस्टरडे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए कल की बात हो रही है कि वो कल यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर अब गुजरे हुए कल की बात हो रही है, यानी कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, या जो है यस्टरडे यानी कि वो कल यहाँ पर आया था। अब यहाँ पर जो है वो अगर आप लोगों ने ये देखना है कि लास्ट नाइट आए, अगो आए, यस्टरडे आए, या इसके अलावा लास्ट ईयर आए, लास्ट वीक आए, तो ये सब चीज़ें जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रही हैं। एंड उसके अंदर क्या किया जाता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है। एंड यहाँ पर अराइव्ड हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो करेक्ट फॉर्म क्या आ सकती है। अब जो है प्रेजेंट जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है उसके साथ हैज़ हैव तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, ना हैज़ होता है, ना हैड होता है, ना ही वाज होता है। उसके साथ तो सिंपल हमारे पास जो वर्ड की सेकंड फॉर्म है वो आ रही होती है, इसमें से कुछ भी हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके रूल्स को देखते हुए हमें ये पता चला कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये हमें यस्टरडे से पता चला, और यस्टरडे से देखते हुए ये हमें ये पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसके रूल्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी को चूज़ कर लिया। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 दैट इज क्या कह रहा है कि शी गेव मी अ गुड एडवाइस। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि एडवाइस क्या होता है, मशवरा। अब देखने को ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, और इसको हम प्लूरल भी नहीं लिख सकते, और इसके साथ जो है वो हम आ या एन का भी एडिशन नहीं कर सकते। लेकिन ये एक रूल है कि आप लोग अब एडवाइस की मिकदार कितना बताएं कि उसने मुझे थोड़ी एडवाइस दी, ज़्यादा एडवाइस दी, या किस तरह से एडवाइस दी। तो इसके लिए एक रूल है कि आप लोगों ने जो है वो इसके साथ पीस का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, या जिस तरह हम यूज़ करते हैं ना पीस ऑफ एडवाइस है, या पीस ऑफ तो मतलब जो भी है, लेकिन आप लोगों ने इसके साथ जो है वो अ गुड एडवाइस नहीं लिखना, अ गुड पीस ऑफ एडवाइस लिखना है, ठीक है, अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अब है क्या एडवाइस अनकाउंटेबल है, लेकिन हम इसको जो है वो किस तरह से इसकी मिकदार को बताएं कि किस तरह से उसने मुझे मशवरा दिया। तो इससे मुराद ये नहीं कि मशवरे का एक टुकड़ा दिया, लेकिन मुराद ये है कि एक मशवरा मुझे दिया। लेकिन रूल की वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, शी गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। अब यहाँ पर पीसीस भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर शी गेव मी गुड पीसीस ऑफ एडवाइस, गुड पीसीस नहीं आएगा बल्कि पीस ऑफ एडवाइस आएगा। ओके, तो एडवाइस के साथ जो है वो पीस लगना है, और एस का इजाफा आप लोगों ने नहीं करना, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा आ सकता है गुड पीस ऑफ पोइट्री आ सकता है, ठीक है, पोइट्री अनकाउंटेबल है, उसको किस तरह से हम मिकदार बताएं, तो ये आ सकता है गुड पीस ऑफ पोइट्री आ सकता है, अब गुड पीस ऑफ वर्क आ सकता है, इसी तरह गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अनकाउंटेबल होती हैं, लेकिन इनको काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग जो है वो इस तरह से ये वाला रूल जो है वो याद कर लेते हैं, यानी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ वर्क। तो ये कुछ इस तरह से रूल आप लोगों ने याद रखना है। एंड इसके अलावा है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 दैट इज ही हैज़ बीन ऑपरेटेड, यानी उसका जो है वो ऑपरेट हुआ। तो अब इसके लिए जो है वो हमें किसके लिए याद करना पड़ेगा। अब इसका ये आप लोगों ने रूल याद रखना है कि जब किसी का ऑपरेशन होता है ना, यानी सर्जरी, तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि ऑपरेट अपॉन या ऑपरेट ऑन, ठीक है, ऑपरेट अपॉन या ऑपरेट ऑन, ऑपरेटेड नहीं बोलते, ऑपरेटेड विद नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं ऑपरेटेड अपॉन, यहाँ बोल रहे होते हैं ऑपरेट ऑन, ठीक है। सिर्फ ऑपरेटेड को लिखना काफ़ी नहीं होता, तो इसीलिए जो है मैंने जैसे भी आपको रूल बताया कि जब किसी को सर्जरी हो रही होती है तो उसके साथ ऑपरेट अपॉन का वर्ड यूज़ किया जाता है लाजमी। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ही हैज़ बीन ऑपरेटेड अपॉन, यानी उसका ऑपरेशन किया गया।
तो इसके बाद जो है वो ए ऑप्शन में कोई भी इसके बाद प्रपोजिशन नहीं लगी, सो ये अधूरा है, गलत है। एंड इसके बाद विद लगा है, विद जो है वो हमारे पास गलत प्रपोजिशन है। एंड हैज हैव बीन तो इसके साथ आएगा नहीं, ही के साथ हैव नहीं आएगा, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है हमारे पास ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 10 दैट इज ट्रस्ट ऑन गोल्ड। अब यहाँ पर ट्रस्ट के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज हुई है वो बेसिकली पूछा जा रहा है। तो अब ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना। अब इंग्लिश का रूल ये है ट्रस्ट के मामले में कि ट्रस्ट के बाद आप लोगों ने हमेशा इन का यूज करना है, ठीक है, इन का यूज करना है ट्रस्ट के बाद। ये प्रपोजिशन का रूल आ जाता है, ये बहुत ही कॉमन और फिक्स्ड एक फ्रेज है कि आप लोगों ने ट्रस्ट के बाद इन का वर्ड यूज करना है। ट्रस्ट ऑन नहीं करना, ट्रस्ट विद नहीं करना, ट्रस्ट ओवर नहीं करना, बल्कि ट्रस्ट के बाद इन का आप लोगों ने यूज करना है। तो इसलिए इसके साथ जो है वो ट्रस्ट इन गॉड आ जाएगा, ना कि ट्रस्ट ऑन गॉड। हमें बेसिकली लग रहा यही होता है कि खुदा पर, तो पर की वजह से यहाँ पर ऑन आएगा, लेकिन इन आता है क्योंकि ये इसका रूल है कि ट्रस्ट के बाद प्रपोजिशन क्या यूज होगी, दैट इज इन। फिर है उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 दैट इज ही इज टॉलर देन मी। अब यहाँ पर अगेन वही जो है वो आ गया है जो हमने पहले यूज किया था। अब यहाँ पर यह है कि देन का जो यूज है वो आप लोगों ने समझ लेना, ठीक है। देन का यूज पहले जो था वो हमने देखा था कि ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी या ही इज सुपीरियर। वो जो 4 वर्ड्स है ना, यानी जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, उसके केस में आप लोगों ने टू यूज करना है। लेकिन जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि किसी का ये लंबा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, तो उसकी वजह से वहां पर आप लोग जो है वो देन का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हम देन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो उसके बाद कभी कभार जो है वो एक छुपा हुआ आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ना शी इज टॉलर देन मी, ठीक है, शी इज टॉलर देन मी। तो मुकम्मल इसका जो सेंटेंस है वो ये है कि शी इज टॉलर देन आई एम, ठीक है, देन मी है ना, देन आई एम। तो यहाँ पर जो है शी इज टॉलर देन मी नहीं आएगा, बल्कि शी इज टॉलर देन जो है वो आई आएगा। शी इज टॉलर देन मी नहीं, बल्कि शी इज टॉलर देन आई आएगा। तो आपने देन का ये रूल याद रखना है कि जब हम देन लगाते हैं ना, तो देन में अगला जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है, यानी उसके बाद कुछ ना कुछ आ रहा होता है। जैसे शी इज टॉलर देन है ना, देन आई, तो आई के बाद फिर एम भी आना चाहिए था, तो एम जो है वो छुप गया है देन की वजह से। तो जब जो है हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो छुप रहा हो, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मी इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि आई यूज हुआ है, क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ से छुप गया है। तो इसलिए देन मी यहाँ पर गलत है, देन मी आप लोगों ने यूज नहीं करना, बल्कि देन आई यूज करना है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसका जो प्रोनाउन वाली फॉर्म है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, देन मी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर रूल याद रखना है। फिर उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12, तो वो कहता है ही रैन एज इफ ही वॉज मेड। अब यहाँ पर एज इफ का आप लोगों ने रूल याद रखना है। एज इफ आप लोगों को जहाँ पर भी देखने को मिल जाए ना, एज इफ एज इफ एज इफ, तो इसके बाद एज इफ के बाद आप लोगों ने हमेशा प्लूरल का यूज करना है, ठीक है। एज इफ के बाद इसका मतलब है कि वो ऐसे दौड़ा जैसा कि, या गोया कि वो एक पागल था, गोया कि वो एक पागल था। तो अब हम जो है वो एज इफ या एज दो का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम एक ख्याली या अनरियल की चीज की बात कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जो है वो हम वर यूज कर रहे होते हैं। क्या यूज कर रहे होते हैं, दैट इज वर। अब वर तो यहाँ पर भी यूज हुआ है, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो इसमें ये है कि यहाँ पर एस यूज हुआ है एंड यहाँ पर एस यूज नहीं हुआ। तो इस वजह से जो हमारा बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन के ही रैन। अब यहाँ पर पास्ट वाला टेंस यूज होना है, प्रेजेंट वाला टेंस यूज नहीं होना, क्योंकि अगले हिस्से में जो है वर आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो हमारा पास्ट टेंस आना चाहिए। कहता है कि वो ऐसे दौड़ा जैसे कि वो पागल था। अब ये अनरियल वर्ड की बात हो रही है कि वो पागल है तो नहीं, लेकिन उसको जो है वो कंडीशन ऐसी बताई जा रही है कि वो इस तेजी के साथ दौड़ा या इस जो है वो इमोशंस के साथ दौड़ा कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो पागल ही हो गया। तो ये आप लोगों ने रूल याद रखना है कि जहां पर एज इफ का वर्ड आप लोगों को देखने को मिले तो वहां पर आप लोगों ने वर का यूज करना है। तो इस हवाले से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 13, वो कहता है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब यहाँ पर बात हो रही है काम की, जैसे कि ऑफिस का काम हो गया, जैसे कि होमवर्क का काम हो गया। तो वर्क जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मच का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और मैनी का जो यूज है वो हम लोग जो है वो काउंटेबल यूज नाउन के साथ यूज कर रहे होते हैं। ये आप लोगों ने लिख लेना है कि मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, जो मैनी है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर जो है वो वर्क अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ हम लोग मच का यूज करेंगे। तो आ यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि आ जो है वो फिर वही आ गया आ कमानी है एक और मच कमानी है कुछ, यानी कि फिर ये दोनों वर्ड इकट्ठे नहीं आ सकते। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द बी ऑप्शन के आई हैव मच वर्क टू डू, के मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए।
फिर उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन नंबर या एमसीक्यूज नंबर 14, वो कहता है कि द मैन इज इमोर्टल या मैन इज अमोर्टल या मैन इज इमोर्टल या मैन इज अमोर्टल। अब इसमें से जो है वो क्या बात कर रहे हैं। अब जब हम पूरी इंसानियत की बात कर रहे हैं ना, मैं कहता है कि जो आदमी है वो फानी है, उससे ख़त्म हो जाना है। तो जब हम पूरी इंसानियत की बात कर रहे होते हैं, यूनिवर्सल बात कर रहे होते हैं, यानी जब तमाम इंसानों की बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर मैन का इस्तेमाल बगैर बगैर दा के करते हैं, ठीक है, दा के बगैर करते हैं जब यूनिवर्सल बात हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन मैन इज इमोर्टल आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी इंसानियत की बात कर रहे हैं। एक इंसान की अगर बात हो रही होती तो फिर हम दा यूज़ करते हैं, यानी स्पेसिफिक मैन की बात करते हैं। जब ऑल अबाउट यूनिवर्सल की बात हो रही है तो फिर जो है वो हम दा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दा उस हालत में यूज़ करते हैं जब किसी एक को सब में से स्पेशल करके उसको हाईलाइट किया जाए, फिर जो है वो दा का यूज़ करते हैं। लेकिन हम हाईलाइट नहीं कर रहे, बल्कि हम जो है वो यूनिवर्सली बात कर रहे हैं, तो इस वजह से मैन इज इमोर्टल आएगा, दा का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ है। फिर है उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15, वो कहता है आई एंड यू विल गो फर्स्ट, यानी मैं और तुम सबसे पहले जाएंगे। अब जब दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस को एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो फिर जैसे कि मैं और तुम या तुम और वो, तो फिर इंग्लिश के अंदर जो इनका ऑर्डर होता है ना, वो ये होता है कि पहले आप लोगों ने क्या करना है, यू को लिखना है। पहले जो है ये आप लोग अपने नोट्स के अंदर भी ऐड कर लीजिए कि पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, यू को, यानी पहले सबसे अगले बंदे को अहमियत देनी है। पहले यू को लिखना है, फिर जो है वो आप लोगों ने कोई ही शी है उसको लिखना है, तुम वो ही है या शी है उसको लिखना है, एंड देन अपनी बारी आनी है, यानी आई जो है वो लास्ट पर लिखना है, ठीक है। वैसे तो इंसान अपने आप को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंग्लिश का ये रूल क्या ही बात है, क्या ही रूल है कि आप लोगों ने अपने आप को लास्ट पर रखना है, आई लास्ट पे रखना है, ही शी सेंटर में आएगा एंड यू सबसे पहले आएगा, ठीक है। ये इंग्लिश का ऑर्डर है, इसको आप अपने नोटबुक के अंदर ऐड भी कर लीजिए। यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन आएगा, यानी यू जिसे हम बात कर रहे हैं कि तुम वो और मैं, सबसे पहले जो है वो नेक्स्ट सेकंड पर्सन आएगा जिससे आप बात कर रहे हो, फिर जो है वो कोई थर्ड पर्सन आ जाएगा, यानी तुम वो, अब वो कोई भी हो सकता है, एंड फिर जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड फिर फर्स्ट पर्सन। यानी इनकी जो तरतीब है वो थोड़ी उल्ट सी है, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहले यू आएगा। अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो तरतीब ढूंढनी है कि यहाँ पर जो है वो क्या तरतीब यहाँ पर यूज होगी। अब यहाँ पर आई सबसे पहले आ गया तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं आएगा। यहाँ पर भी मी सबसे पहले आ गया तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर अब यू तो सबसे पहले आ गया, लेकिन यू के बाद जो है वो मी आ गया, ठीक है। अब मी नहीं आएगा क्योंकि मी वाली फॉर्म यूज नहीं होगी, बल्कि आई वाली प्रोनाउन वाली फॉर्म यूज होगी, तो इसलिए मी नहीं बल्कि यू एंड आई आएगा। अब यहाँ पर ही शी जो है वो उन्होंने नहीं दिया हुआ, तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अगर यू ही शी होता तो ही शी जो है वो आई से पहले आता। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। फिर है हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 16। एमसीक्यू 16 अब क्या कह रहा है कि ही इज वाइजर देन मी, ठीक है। अब ये वही रूल है जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि देन के बाद जो है वो सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन की शेप में आ रहा होता है, ठीक है। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन ये मी नहीं है, ये तो एक पोजेसिव फॉर्म हो जाएगी ना। तो देन के बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन की शेप में, यानी जो हमारा प्रोनाउन होता है वो आ रहा होता है, जो हमारा प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है वो कहीं छुप ही जाता है। तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी ही इज वाइजर देन आई। देन के बाद जो है वो प्रोनाउन यूज हो रहा होगा, आई है तो आई वाला एम जो है वो छुप गया है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17 को क्या कहता है, ही सा टू डियर्स इन द जू। अब यहाँ पर जो है वो एक प्लूरल और सिंगुलर एक जैसा वर्ड यूज हुआ है, यानी अगर हम लोग डियर लिखते हैं तो वो भी जो है वो सेम है, एंड अगर हम टू डियर लिखते हैं तो वो भी सेम हो जाता है। यानी ऐसे किसी लफ्ज की बात हो रही है जिसका सिंगुलर और जिसका प्लूरल जो है वो दोनों एक साथ होते हैं, यानी अगर हम लिखते हैं ना यहाँ पर वन डियर अगर हम लिखते हैं ना यहाँ पर वन डियर, लेकिन अगर हम यहाँ पर टू लिखना चाह रहे हैं तो टू डियर्स नहीं लिखेंगे बल्कि टू डियर ही लिखेंगे, एस यानी कि यूज नहीं करेंगे, टू डियर लिखेंगे। यहाँ पर टू डियर्स नहीं आएगा। अब लगता तो इस तरह ही है कि साथ में एस का एडिशन होगा, लेकिन एस का एडिशन यूज नहीं होगा, बल्कि वन डियर है तो टू डियर होगा, डियर्स यूज नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर टू डियर्स वाला ये तो गलत हो जाएगा, टू डियर ये ठीक है, टू डियर्स ये भी गलत हो जाएगा, टू डियर्स ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, टू डियर। अब डियर एक ऐसा आप कह सकते हैं नाउन है जिसके साथ जो है वो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ एस में इसका इजाफा नहीं कर सकते, बल्कि ये एज इट इज वैसे ही आएगा। तो हम इसको जो है वो डिनोट करेंगे उसके साथ नंबरिंग लगाकर, ठीक है। तो ये था अब हमारा नंबर 17। अब चलते हैं 18 की तरफ, ठीक है। वो कहता है ही इज MA इन उर्दू। अब यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। तो MA का जो वर्ड है ना, अब स्टार्ट में जो इसका वॉल वॉल जो साउंड है वो आ रहा है एम। एम को जरा प्रोनाउंस करके देखिए, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ एम,
एम जब हम बोलते हैं ना एम, ठीक है, तो स्टार्ट पे जो है वो हमारे पास अलीफ की साउंड आ रही है, तो अलीफ की जो साउंड है ना आ एम एम ए आ की साउंड निकल रही है, तो आ की जो साउंड है वो क्या है, दैट इज वाउल साउंड। तो वाउल साउंड जो है वो हम लोग ये कहते हैं कि जब किसी भी स्टार्ट पे वाउल साउंड आ रही हो ना, वाउल साउंड जब स्टार्ट पे आ रही हो फिक्र हो, तो उसके साथ जो है वो हम एन यूज करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमें छोटी क्लासेस में ये पढ़ाया जाता था कि ए जिसके स्टार्ट पे ये आ रहा ना ए ई आई ओ यू, तो उसके साथ हम एन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो हमें सिर्फ याद करवाने के लिए ऐसा बोला जाता था। असल वाली बात ये है कि जिसके स्टार्ट पर हमें वाउल साउंड देखने को मिले, यानी आ हा, तो ये वाली जो साउंड होती है ना उसके साथ हम लोग एन यूज करते हैं, जिसके स्टार्ट पे आ की साउंड आ रही हो। तो अब एम में जब हम बोलते हैं ना तो आ की साउंड आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पर एन का यूज होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज सी ऑप्शन। तो इस वजह से हम इसके ऊपर जो क्लिक कर देंगे तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 19, वो कहता है शी कॉल्ड हिम एज आ फूल, शी कॉल हिम एज आ फूल। अब इसका हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अब इसकी बात यह है कि जब हम काल डायरेक्टली ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं ना, तो काल हिम फूल का मतलब यह है कि उसे बेवकूफ़ कहना। अब यहाँ पर एज की ज़रूरत नहीं है कि उसने डायरेक्टली उसे कह दिया है ही कॉल्ड हिम अ फूल, एज अ फूल नहीं कि उसने उसको कहा कि जैसे फूल, जैसे वाला वर्ड तो इसके अंदर ऐड होना ही नहीं है। तो एज के बगैर ये यूज़ होगा कि उसने उसको जो है वो पागल कह दिया या उसने उसको बेवकूफ़ कहा, ठीक है। शिकार ही मैं आ फूल, उसने उसको बेवकूफ़ कह दिया। तो एज अ फूल नहीं आएगा, एज का एडिशन हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जब काल आपने किसी को बोलना है तो आपने डायरेक्टली उसे बोल देना है। कोई भी आप लोग यहाँ पर सिर्फ आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, साथ कोई भी आप कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे कि आप उसको कौन सी खूबी जो है वो डिनोट करना चाह रहे हैं। तो एज अ फूल उसने यहाँ पर जो खूबी डिनोट की है, तो इसलिए एज नहीं लगाएंगे क्योंकि आप डायरेक्टली उसे कॉल कर रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं। तो फिर जो है वो यहाँ पर आ फूल आएगा, एज फूल नहीं आएगा, एज फुलिश भी नहीं आएगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। एंड इसके साथ कुछ ना कुछ तो आएगा, आ फूल। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा, सो ये भी तो गलत हो जाएगा। सो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, आ फूल। ओके, उसके बाद है ऑप्शन नंबर 19, वो क्या है, वुड दैट आई वाज आ किंग। कहता है क्या ये होता कि मैं किंग होता। मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज़ कि स्टूडेंट जब हम कुछ ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं ना, या कुछ हम लोग ऐसी अनरियल बात कर रहे होते हैं जो कि हमारे बस में नहीं होती, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि वो ऐसे भागा जैसे कि वो पागल। अब पागल वाली जो वर्डिंग है वो अनरियल है, कि वो पागल है तो नहीं लेकिन उसको बनाया जा रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे कहते हैं कि क्या ही होता कि अगर मैं किंग होता, तो ये एक अनरियल चीज़ है, जबकि वो किंग है नहीं, वो ख्वाहिश कर रहा है। तो जब किसी ख्वाहिश का जिक्र हो रहा हो ना किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो एक अनरियल सिचुएशन बन जाती है कि वो बादशाह नहीं है लेकिन फिर भी वो बादशाह होने की ख्वाहिश कर रहा है। तो इसलिए जो है वो उसके साथ वर्ड यूज होगा, वुड दैट क्या ही होता आई वर अ किंग, कि मैं एक किंग होता, ठीक है। तो जब हम किसी अनरियल अपनी ख्वाहिश की इजहार कर रहे होता तो फिर उसके साथ जो है वो वर्ड यूज होता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। फिर उसके बाद है हमारे पास 21, दैट इज के ही डेयर्स नॉट टू स्पीक अगेंस्ट मी, ठीक है। ही डेयर्स नॉट टू स्पीक मी, के वो इतनी हिम्मत नहीं रखती कि वो मेरे जो है वो खिलाफ बोल सके। तो अब डेयर होता है हिम्मत करना, तो ये एक जो है वो उसको मॉडल वर्ब की तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा हो कोई वर्ड, तो उसके साथ जो है वो टू नहीं आता, उसके साथ टू नहीं आता। किसके साथ, मॉडल वर्ब। मैंने बताया कि डेयर होता है हिम्मत करना। अब इसको एज अ मॉडल वर्ब भी, मॉडल वर्ब क्या होता है, देखो होता है ना कि किसी की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको बता रहा होना, जैसे कि मे आई कम इन, तो मे जो है वो मॉडल वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है, कुड मॉडल वर्ब है, शुड मॉडल वर्ब है। तो किसी की जो पॉसिबिलिटी होती है या किसी की जो ताकत होती है ना, उसको जाहिर करने के लिए मॉडल वर्ब यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डेयर है वो यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है। और मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल वर्ब अगर आपने यूज करना है तो उसके साथ आप लोग टू का एडिशन नहीं करेंगे। तो ये जितने भी जिनके साथ टू का एडिशन हुआ है उसको हम गलत कर देंगे, टू नहीं आएगा, डेयर नॉट टू नहीं आएगा, डेयर नॉट डज नॉट डेयर टू, मतलब डेयर के साथ टू का एडिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डेयर के बगैर वाला है दैट इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डेयर के साथ ई एस भी नहीं लगता, तो ये वाला नहीं आएंगे, डेयर के साथ ई एस नहीं होता। कभी आपने देखा कैन के साथ एस लगाओ, कैन्स या मेज, तो यहाँ पर डेयर जो है वो उसके साथ एस का वर्ड यूज नहीं होता। फिर है जी उसके बाद हमारे पास 22 वाला, दैट इज के इधर अजमल और हिज ब्रदर हैव डन इट, ठीक है। अब जो इधर है, जो इधर का जो कॉम्बिनेशन बनता है, अगर इधर एक वर्ड में आ रहा है ना तो उसके साथ आर भी लाजमी आएगा, ठीक है। या अजमल या उसका ब्रदर हैव डन इट ये काम करेंगे। तो जो इधर और आर का जो रूल है ना वो ये है कि वर्ब जो है ना हमारा जो हमारा वर्ब है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला वर्ब है ना, वो जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है ना, दूसरा सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है हमारे पास अजमल, सब्जेक्ट नंबर 1 है अजमल, एंड सब्जेक्ट नंबर 2 जो है वो है हिज ब्रदर, ठीक है। हिज ब्रदर हमारे पास क्या है, दूसरा सब्जेक्ट है। अब कहता है कि जो आपका वर्ब आएगा ना, यानी ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, ये वाला हेल्पिंग वर्ब, कहता है कि वो जो दूसरा हमारा है ना
सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ना अजमल एंड हिज ब्रदर, अब हैव नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि हमने इन दोनों को, क्योंकि ये दो हैं प्लूरल है तो इसलिए हैव लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने आप अभी रूल पढ़ा कि जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, हिज ब्रदर, तो यहाँ पर हिज ब्रदर की वजह से हैज लगेगा क्योंकि ब्रदर जो है वो सिंगुलर है, तो इस वजह से इसके साथ जो है वो हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। हैव वाले सारे हम कट कर देते हैं क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो जब दो शख्स इकट्ठे की बात हो रही हो या इधर और आर वाला फिक्रा हो तो उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेकंड वाले जो हमारा वर्ब होता है, सॉरी सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आ रहा होता है। तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बी ऑप्शन। तो इसको लिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर है जिसके बाद 23 वाला, दैट इज ही हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल, कि उसने जो है वो पिक्चर हैंग कर दी वॉल के ऊपर। अब जो हैंग है वो दो मानों में यहाँ पर यूज हो रहा है। पास्ट फॉर्म में जो है वो इसके दो मीनिंग है। एक है कि अगर आप सिर्फ आप पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं ना, पास्ट के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये है कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप हंग यूज कर रहे हैं ना, हंग एज अ पास्ट, अगर आप हंग एज अ पास्ट यूज कर रहे हैं ना तो वो आएगा कि तस्वीरें लटकाना या कपड़े वगैरह लटकाना, ठीक है, वो लटकाने के मानों में आ जाएगा, लटकाना, ठीक है, लटकाने के मानों में आ जाएगा। लेकिन अगर आप हैंग्ड की बात करते हो ना, हैंग्ड की, HANGED, अगर आप हैंग्ड की बात करते हो ना तो उसका मतलब होता है किसी को फांसी दे देना, ठीक है, किसी को फांसी दे देना। तो फिर इसके मानी जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो है हम इस अपने MCQs को सॉल्व करेंगे। इसके मानी होते फांसी दे देना। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो क्या लटकाई जा रही है, तस्वीर लटकाई जा रही है, ना कि फांसी दी जा रही है। तो यहाँ पर जो हैंग्ड वाले होंगे हम इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि हैंग्ड का मतलब क्या है कि फांसी देना। अब तस्वीर को फांसी थोड़ी दी जा रही है, इसलिए हम जो है वो हंग यूज करेंगे, दैट इज लटकाना। क्योंकि यहाँ पर उसने बेसिकली हमें पास्ट वाला फिक्रा दिखाया है, यहाँ पर भी हमें पास्ट वाला दिखा रहा है, यहाँ पर भी पास्ट, क्योंकि हैंग का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ही यूज की जा रही है, यहाँ पर भी। लेकिन फर्क ये है कि जो हंग वाला होता है ना, लटकाने वाला जो सेकंड फॉर्म होती है वो हंग होती है, ना कि हैंग्ड। तो यहाँ पर इसलिए जो हमारी फांसी वाली हैंग है उसको हम गलत कर देंगे और जो हमारा हंग वाला है उसको हम लोग जो है वो करेक्ट कर लेंगे। तो अब बात ये है कि यहाँ पर जो है वो हंग कौन सा यूज होगा, ओन वाला यूज होगा या एट वाला यूज होगा, यानी प्रेपोजिशन का यहाँ पे फर्क आ रहा है। तो प्रेपोजिशन को कौन सी यहाँ पर यूज होगी, दैट इज ओन, ठीक है, ही हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, ओन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है हमारे पास 24, वो क्या कहता है ही इज जूनियर दैन मी। तो यहाँ पर अगेन वही आ गया कि जहाँ पर जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर की बात हो रही है तो वहाँ पर आप लोगों ने टू लगाना है। लेकिन जब दैन की बात हो रही है तो दैन के बाद आप लोगों ने प्रोनाउन वाली फॉर्म लगानी है, यानी मी नहीं लगाना बल्कि आई लगाना है, हिम नहीं लगाना बल्कि ही लगाना है, एंड इसी तरह आप लोगों ने योर नहीं लगाना बल्कि यू लगाना है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास 25 वाला क्या कहता है, कहता है द बुक हैज़ बीन प्रिंटेड लास्ट ईयर, ठीक है, हैज़ बीन प्रिंटेड लास्ट ईयर। अब यहाँ पर जो है वो लास्ट ईयर जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनेट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो पास्ट इंडेफिनेट में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि पास्ट इंडेफिनेट में जो है आप लोगों का हैज़ हैव नहीं लगता बल्कि सिर्फ आप लोगों की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है, और आप लोगों का जो है वो वाज का एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हैज़ बीन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो कौन सा एक परफेक्ट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, हैज़ बीन यहाँ पे नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी, एंड यहाँ पर जो है वो हम वाज वार का एडिशन होगा। तो यहाँ पर देखिए कि बुक जो है वो एक सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से यहाँ पर जो है वो वाज का एडिशन हुआ है, एंड वर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि बुक कौन सा एक प्लूरल है, तो ये वाला भी हमारा कट हो जाएगा। एंड बुक इज प्रिंटेड, अब देखिए सेकंड फॉर्म के साथ उन्होंने इज का एडिशन कर दिया तो से भी हमारा रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि दिस बुक वाज प्रिंटेड लास्ट ईयर, कि ये लास्ट ईयर जो है ये बुक प्रिंट हुई थी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर 26 वाला है, कहता है लेट दे डू देयर वर्क, कि उन्हें अपना काम करने दो। अब जो लेट है, लेट का रूल स्टूडेंट्स ये है कि लेट के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो प्रोनाउन आता है, ठीक है, लेट के बाद जो है वो हमेशा प्रोनाउन आता है, यानी जैसे मी है, हिम है, हर है, इसी तरह अस है, दम है, तो ये इस तरह के आते हैं प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है, लेट के बाद। अब दे नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट की फॉर्म है, ये प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये जो है उन्होंने वैसे ही सब्जेक्ट की डायरेक्टली फॉर्म लिख दी है, तो यहाँ पर दे नहीं आएगा। लेट के बाद जो है मैंने भी आपको बताया कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन की शेप में यूज होगा,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो देम यूज होगा, लेट दे नहीं बल्कि लेट देम। अब यहाँ पर भी लेट देम है, यहाँ पर भी लेट देम है, तो इनमें से क्या यूज होगा, तो यहाँ पर जब प्रेजेंट की बात हो रही है कि उन्हें काम करने दो, तो लेट देम डिड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फिर पास्ट जो है वो टेंस यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग अपना प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, तो उसके लिए जो है वो डू आएगा यहाँ पर। ओके, तो ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है कि डिड के बाद जो है वो क्या यूज करना है, पर नाउन की फॉर्म यूज करनी है, तो उसके लिए जो है वो देम इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास 27 वाला, क्या कहता है, ही हु सीक फाइंड। ठीक है, ही हु सीक फाइंड। अब ही हु जो है उसके बाद जो है वो वर्ग, हमारी जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, जो हमारा वर्ब है वो क्या आएगा, दैट इज सिंगुलर। तो ही हु, अब यहाँ पर क्या है, सीक्स। ठीक है, ये वही है ये वही है हु सीक्स फाइंड जिसको तलाश किया जा रहा था। ठीक है, तो ही हु के बाद मैंने भी आपको बताया जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर आता है, तो ये एक जनरल ट्रूथ है। तो इसलिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के बाद जो है वो एस लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर सीक्स फाइंड्स, ठीक है, सीक्स फाइंड्स यानी दोनों यहाँ पर यूज होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है हमारे उसके बाद आई रीड न्यूज़ डेली, के मैं डेली न्यूज़ पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर जो है पता चल रहा है डेली की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अब जो न्यूज़ है ना वो एक स्पेसिफिक चीज़ का यानी खबरों का एक मजमुआ है, यानी स्पेसिफिक नाउन आ जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक नाउन आ जाता है, तो इसलिए जो है वो द न्यूज़ हम लिखेंगे, न्यूज़ नहीं लिखेंगे बल्कि द न्यूज़ लिखेंगे। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो क्या होगा, द न्यूज़। यानी कि जो न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ आ रही होती है ना वो कुछ स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक नाउन हम इसको बोल रहे होते हैं न्यूज़ को, तो इसलिए न्यूज़ के साथ जो है वो द आएगा। सो यहाँ पर आएगा आई रीड द न्यूज़ डेली, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है उसके बाद वन मस्ट ओबे हिज एल्डर्स। अब यहाँ पर जो है वो वन के लिए जो पोजेसिव नाउन जो यूज होता है वो होता है वंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब वन यूज हुआ है ना यहाँ पर, तो दूसरे हिस्से में भी वंस ही यूज होगा। अगर यहाँ पर ही आता तो ही की वजह से यहाँ पर ही जाना था, क्योंकि उसका जो पोजेसिव है वो उसकी शेप का ही होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर वन हुआ है तो वन के लिए जरूरी यही है कि उसके दूसरे हिस्से में जो है उसके साथ वाला वंस ही यूज हो, उसका पोजेसिव फॉर्म। अगर यहाँ पर ही होता, वन ना होता तो फिर जो है ये हमारा करेक्ट हो जाना था, क्योंकि ही का यहाँ पर पोजेसिव फॉर्म यूज हो या हीज। लेकिन चूंकि यहाँ पर वन है तो वन के पोजेसिव फॉर्म वन ही यूज होना है। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज यहाँ पर बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर भी देयर है, यहाँ पर आवर यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा, वन मस्ट ओबे वंस एल्डर्स। फिर है उसके बाद ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी उसने अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया, उसने उससे फ़ायदा उठा लिया। अब जब यहाँ पर बात हो रही हो ना अवेल वन सेल्फ की, तो उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब लाजमी यूज़ होता है। ठीक है, तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ यानी उसने खुद को फ़ायदा पहुंचाया। तो अवेल के बाद लाजमी आप लोगों ने, अगर वो यू है तो योर सेल्फ आएगा, अगर वो ही है तो हिम सेल्फ आएगा, अगर वो आई है तो माई सेल्फ आएगा, अगर वो शी है तो हर सेल्फ आएगा। यानी उसकी जो पोजेसिव या उसकी जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है वो ज़रूर यूज़ होगी। सिर्फ अवेल्ड ऑफ लिखने से हमारा ऑप्शन गलत हो सकता है, हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अवेल के साथ लाजमी सेल्फ वाला जो सेंटेंस है या जो वर्ड है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो यूज़ होगा ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी उसने अपॉर्चुनिटी से अपने आप को खूब फायदा जो है वो दिलवाया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ही सेड दैट ही विल प्ले हॉकी, उसने कहा था कि वो जो है वो हॉकी खेलने जाएगा या वो हॉकी खेलेगा। अब यहाँ पर एक रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, या यूँ कह लें कि ये इनडायरेक्ट की बात हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस तरह हम बोलते हैं, तो ये इनडायरेक्ट की बात हो रही है। तो इसमें जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड, यानी सेड जो है वो एक पास्ट वर्ब है। तो जो हम अब लिखेंगे इनडायरेक्ट, तो उसके अंदर जो पास्ट टेंस है ना उसके अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज ही सेड दैट ही वुड प्ले हॉकी। ठीक है, ही वुड, अब यहाँ पर वो पास्ट की बात कर रहा है ना कि उसने कहा था कि वो खेलेगा। ठीक है, ही वुड प्ले हॉकी, तो यहाँ पर ही के बाद जो है वो वुड आ जाएगा, ही के बाद विल नहीं आएगा, ही के बाद जो है वो यहाँ पर प्लेड नहीं आएगा, क्योंकि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वुड प्ले यहाँ पर यूज होगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर है उसके बाद हमारे पास 32 वाला, माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई एम वर्किंग। अब यहाँ पर एज वेल एज वाला यहाँ पर आप लोग सीख लिए, इसका रूल क्या है कि एज वेल एज का मतलब ये है कि और भी। ठीक है, और भी या इसके साथ साथ, यानी माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं भी जो है वर्किंग काम कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स और मैं काम कर रहे हैं, यानी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, यानी दोनों जो है वो साथ साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश का जो रूल है वो ये है कि एज वेल एज जब आता है ना तो वर्ब जो हमारे पास यूज़ होगा ना वो सब्जेक्ट का जो पहला सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा। पीछे हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा था
कि आई थिंक यहाँ पर जो है एज वेल एज यहाँ तो वहाँ पर था एज सून एज या इस तरह करके था कुछ तो, लेकिन वहाँ पर क्या था कि हम लोग जो अपना वर्ब यूज़ करते हैं ना वो सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से करते हैं। लेकिन इस केस में कैसा है, एज वेल एज का रूल ये है कि आप लोगों ने एज वेल एज यहाँ पर भी देखना है, वहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा ना वो आप लोगों का जो वर्ब फर्स्ट आप लोगों का सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है हमारे स्टूडेंट्स एंड सेकंड वाला सब्जेक्ट है आई। तो आप लोगों का जो होगा ना हेल्पिंग वर्ब वो जो सब्जेक्ट नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। तो यहाँ पर क्या है माय स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा माय स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होगा, तो माय स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि माय स्टूडेंट्स एज वेल एज आई। अब आई के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एम आना चाहिए, लेकिन माय स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखना तो यहाँ पर जो है वो आर यूज होगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है हमारे पास 33 वाला, वो क्या कहता है कि ही सेड टू मी गो आउट। ठीक है, अब यहाँ पर जो गो आउट है यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का जुमला दिया गया है, तो ये कोई आम बात नहीं है, ये एक कमांड है, यानी यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि उसने मुझे कहा कि बाहर निकल जाओ या बाहर दफा हो जाओ, बाहर चले जाओ। तो इंग्लिश में जो कमांड होती है ना उसको ऑर्डर्ड या कमांडेड के साथ उसको रिपोर्टेड किया जाता है, यानी टोल्ड, लेकिन जो यहाँ पर यूज हुआ है ना टोल्ड वाला वर्ड, लेकिन टोल्ड में क्या होता है कि ज़्यादा ऑर्डर्ड भी यूज़ होता है, यानी ज़्यादा फॉर्मल या ज़्यादा जो है वो करेक्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब जो एडवाइस्ड होते हैं ना, एडवाइस्ड जो इसका मतलब होता है मशवरा देना। ठीक है, एडवाइस का मतलब होता है मशवरा देना। तो अब वो उसको मशवरा तो नहीं ना दे रहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये मशवरा थोड़ी ही है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ही ऑर्डर्ड मी, ही टोल्ड मी नहीं है उसने मुझे कहा बाहर चले जाओ, या वो मुझे बताता है कि बाहर चले जाओ। इसमें ये आएगा कि उसने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं बाहर दफ़ा हो जाऊँ, यानी ही जो है वो उसका कोई सर हो सकता है, कोई उसका बॉस हो सकता है। जाहिर सी बात है उसका लेवल उससे थोड़ा बड़ा है तो वो उसको ऑर्डर दे रहा है ना। अब एक दोस्त को ऑर्डर थोड़ी दे सकता है, या उसका वो फादर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है उसने उसको ऑर्डर दिया, उसने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं बाहर चला जाऊँ। तो एडवाइस थोड़ी होगा कि उसने मुझे नसीहत की कि मैं बाहर चला जाऊँ। तो यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्ड आएगा, ना कि एडवाइस या टोल्ड, साइड में से कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर ऑर्डर्ड यूज होगा। फिर है उसके बाद 34 वाला, वो कहता है रावी इज अ फेमस रिवर। अब रावी जो है वो एक दरिया का नाम है। तो इंग्लिश में जितने भी दरिया हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं, सियारे सितारे हैं, जितने भी यूनिक चीज़ें होती हैं तो उनके नामों के साथ जो है वो दा यूज़ होता है। ठीक है, दा यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द रावी इज़ अ फेमस रिवर। अब वो सारे दरियाओं में से वो रावी का जिक्र कर रहा है, यानी इसको स्पेशल नाम दे रहा है या इसको हाईलाइट कर रहा है, तो इस वजह से हम जो है वो इसके साथ दा लिखेंगे, यानी दा रिवर, इसकी द रिवर, द रावी, द इंडस, द नाइल, या इस तरह से द हिमालय। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास ये हैं माउंटेन्स हैं, जितने भी हमारे पास ये प्लैनेट्स हैं, यानी जैसे हम कहते हैं द सन रिवॉल्व्स अराउंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जितने भी ये होते हैं ना हमारे पास प्लैनेट्स, तो उनके साथ दा लाजमी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से यहाँ पर रावी के साथ जो है वो दा यूज़ होगा। उसके बाद है 35 वाला, वो क्या कह रहा है, शी टेल्स नेवर अ लाई, यानी वो झूठ नहीं बोलती। ठीक है, वो झूठ नहीं बोलती। अब यहाँ पर जो है वो नेवर जो है वो कभी नहीं, नेवर जिक्र किया जा रहा है, कभी नहीं का। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, वो कभी नहीं झूठ बोलती। अब यहाँ पर जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो होती है ना नेवर वाला जो वर्ड होता है ये हमारे पास यूज होता है वर्ब से पहले। ठीक है, वर्ब से पहले ये नेवर का एडिशन होता है, लाजमी आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ब क्या है, दैट इज टेल। टेल क्या होता है, बोलना, वो कभी नहीं बोलती झूठ। तो अब ये ऐसा नहीं आएगा कि वो बोलती नहीं झूठ या वो नहीं बोलती झूठ। अब जो हमारा रूल है वो ये है कि जो हमारा नेवर है वो वर्ब से पहले आना चाहिए, ये हमारा रूल है। तो पहले में क्या हुआ, वर्ब पहले आ गया, हमारा जो नेवर है वो बाद में चलेगा, तो ये हमारा थोड़ा गलत हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग हमने चलना है। रूल क्या कहता है कि हमारा जो नेवर है वो वर्ब से पहले आना चाहिए, तो यानी शी नेवर टेल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब ये करना है कि शी नेवर टेल आएगा या शी नेवर टेल्स आएगा, यानी वो कभी नहीं बोलती। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एंड यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो सिंगुलर के साथ है इसके इजाफा लाजमी यूज होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, टेल्स वाला, दैट इज शी नेवर टेल्स आ लाई। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उसके बाद है 36 वाला। तो 36 से चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी आपके एग्जाम के रिलेटेड आपके लिए जो बेनिफिशियल वीडियोस हैं वो आप तक लाजमी अच्छे तरीके से और जल्दी से पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36 वाला है, इट इज़ मी हु इज़ टू ब्लेम। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं डिफिकल्ट थोड़ा सा रूल है कि इट इज़ आई जो है वो एक करेक्ट
फॉर्म है इट इज़ मी जो है वो रोंग है। अब ये कैसे है, क्यों है, तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इज़ एम आई इज़ एम आर जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद जो है वो सब्जेक्ट के बाद जो है वो इज एम आर आ रहा होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो प्रोनाउन आ रहा होता है, यानी मी हिम शी वगैरह आ रहा होता है। तो इट इज़ जो है वो इज़ क्या है, एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो हु जो है हु, दूसरा हिस्सा क्या है, इट इज़ आई। तो यहाँ तक तो हमारा ठीक है, इट इज़ आई। अब हु जो है दूसरा हिस्सा है, तो हु के बाद आने वाला जो होगा ना वर्ब, वो हु से पहले वाला जो वर्ड होगा ना उसके मुताबिक आएगा। यानी हु से पहले वाला वर्ड क्या है, आई। तो हु के बाद वाला जो वर्ब है ना वो हु से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आएगा। अब हु से पहले क्या है, आई है, तो इसलिए हु के बाद एम लगेगा, हु के बाद इज नहीं लगेगा बल्कि हु के बाद एम लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये वाला यूज हो गया, यानी इट इज आई, ये वाला तो ठीक हो गया, यानी इट इज आई ये मैं ही था, हु एम टू ब्लेम जिससे ब्लेम किया गया। तो यहाँ पर जो है वो हु के आगे वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो कि हु से पहले वर्ब था, सॉरी सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सो यहाँ पर हु एम टू ब्लेम ठीक है, जबकि हु इज़ भी गलत है और हु एम टू ब्लेम भी गलत है। इट इज़ मी नहीं आएगा, यहाँ पर उसकी प्रोनाउन वाली फॉर्म आएगी ना कि उसकी पोजेसिव फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर हमारा लास्ट वाला एमसीक्यू, दैट इज चेयर इज ब्रोकन। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो इसकी उर्दू है वो ये कि चेयर की टांग टूटी हुई है। अब इंग्लिश में क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो अपोस्ट्रोफी है उसका जो यूज़ है वो कम किया जाता है। बेहतर और ज़्यादा जो करेक्ट फॉर्म है वो यही है कि ऑफ का आप लोग इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ऑफ का। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर यूज़ होगा द लेग ऑफ द चेयर। यहाँ पर ये नहीं आएगा कि द चेयर्स लेग, या ये वाला जो चेयर्स लेग, ये अपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा अपोस्ट्रोफी इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो बेस्ट से ज़्यादा यही है कि आप इसके लिए ऑफ का यूज़ कर लें, ठीक है। द चेयर लेग ये तो आएगा ही नहीं, किस तरह से दुरुस्त हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। इसके अलावा आप चेयर इज ब्रोकन का मतलब है कि पूरी चेयर ही टूटी हुई है। चेयर इज ब्रोकन का मतलब क्या है कि पूरी चेयर ही टूटी हुई है, तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। एंड जो हमारा है ना द चेयर लेग इज़ ब्रोकन, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है वो कुछ इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। आप लोगों ने याद ये रखना है कि जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते, और उनके लिए उनके पोजेशन को जाहिर करने के लिए हम उनके साथ ऑफ का जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कवर ऑफ द बुक, इसी तरह द लेग ऑफ द चेयर जैसे हमने यहाँ पढ़ा, द रूफ ऑफ द हाउस। तो ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना उनके लिए हम अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते, बल्कि उनके साथ जो उनके पोजेशन को जाहिर करने के लिए हम उनके साथ जो है वो ऑफ का एडिशन कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 37 एमसीक्यूज देखे, उनके रिलेटेड रूल्स देखे, एंड आई होप कि आप लोगों को हर एमसीक्यूज के पीछे जो है रूल छुपा हुआ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एंड अगर आपने ये 37 एमसीक्यूज अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले और हर एक का रूल अंदर डीपली तौर पर जाकर समझ लिया, तो आप लोग बाकी हर एक एमसीक्यूज को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।